क्या सचमुच एक पत्नी और 4 बच्चों वाले धर्मेंद्र का बसा बसाया घर उजड़वाकर हेमा मालिनी ने खुद भी और धर्मेंद्र को भी इस्लाम धर्म कबूल करवाया और मुसलमान बन गए ताकि उनकी आपस में शादी हो सके? और क्या वाकई में जितेंद्र और हेमा मालिनी की चुपके से शादी हो रही थी जिसमें धर्मेंद्र ने शराब पीकर हंगामा मचा दिया था? और क्या ये सच है कि हेमा मालिनी राजेश खन्ना जी के साथ बहुत ही गंदा और बहुत ही रूड व्यवहार करती थी? क्या सचमुच हेमा मालिनी से मिले प्यार में धोखे की वजह से संजीव कुमार ने खुद को नशे में डुबोकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी? और क्या सचमुच हेमा मालिनी ने अपनी राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा जमीनी स्कैम किया था? और क्या वाकई में हेमा मालिनी की गाड़ी से एक गरीब परिवार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उस परिवार के एक मासूम की जान भी चली गई थी? इन सारे सवालों के जवाब और साथ ही साथ उनके जीवन की हकीकत को समझने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा, उस दौर में जब हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल नहीं बल्कि सिर्फ एक आम लड़की थी। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के जयपुरम में एक तमिल भाषी चक्रवर्ती परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम जया चक्रवर्ती और पिता का नाम VSR चक्रवर्ती था। घर का माहौल काफी संस्कारी और कड़ा था। उनकी मां जया चक्रवर्ती फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ी हुई थी और वो स्वभाव से बेहद सख्त महिला थी। हेमा के जन्म से ही उनकी मां ने तय कर लिया था कि उन्हें अपनी बेटी को एक बहुत बड़ी क्लासिकल डांसर और एक्ट्रेस बनाना है। यही वजह थी कि जब हेमा बहुत ही छोटी थी तभी से उनकी मां ने उन पर क्लासिकल डांस सीखने का भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हेमा का बचपन आम बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जब दूसरे बच्चे खेलकूद कर रहे होते थे तब हेमा सुबह सुबह उठकर भरतनाट्यम की कठिन मुद्राएं सीख रही होती थी। उनकी मां का अनुशासन इतना कड़ा था कि हेमा को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। पढ़ाई के साथ साथ डांस की ये कड़ी ट्रेनिंग उनके रूटीन का हिस्सा बन चुकी थी। हेमा के मन में बचपन में कोई बड़ा एक्ट्रेस बनने की जिद नहीं थी, वो तो बस अपनी मां के सपनों को पूरा करने में जुटी हुई थी। उनका परिवार बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। लेकिन जब वो 10वीं क्लास में पहुंची तभी से उनकी मां ने यह तय कर लिया कि अब हेमा को पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से करियर पर ध्यान देना होगा। हेमा के अंदर एक अजीब सी भूख और लगन थी। वो अपनी मां के कड़े अनुशासन से कभी कभी परेशान जरूर होती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। रिहर्सल के दौरान पैर में छाले पड़ जाना, घंटों तक एक ही पोज में खड़े रहना, ये सब उनके लिए आम बात थी। उनके अंदर का ये डिसिप्लिन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। लेकिन इस सफर की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। उन्हें पहचान मिलने से पहले एक बहुत बड़े रिजेक्शन का सामना करना पड़ा जिसने उनके पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। साल 1964 की बात है। तमिल फिल्मों के एक बहुत ही मशहूर और बड़े डायरेक्टर CV श्रीधर एक फिल्म बना रहे थे जिनका नाम था वेनिन्ना अदाई। इस फिल्म के लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश थी। हेमा मालिनी अपने मां के साथ इस ऑडिशन के लिए गई। श्रीधर ने हेमा को देखा, उनका स्क्रीन टेस्ट लिया। हेमा को लगा कि शायद ये रोल उन्हें मिल जाएगा क्योंकि उनका डांसिंग और उनका लुक्स काफी अच्छे थे। लेकिन डायरेक्टर श्रीधर ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। उन्होंने हेमा मालिनी को ये कहकर फिल्म से रिजेक्ट कर दिया कि उनके अंदर एक एक्ट्रेस वाली बात है ही नहीं, उनका चेहरा बहुत पतला है और वो स्क्रीन पर बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती। इतना ही नहीं, उन्होंने हेमा के स्टार बनने की काबिलियत पर भी बड़ा सवाल उठा दिया। यह रिजेक्शन एक 15-16 साल की लड़की के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। हेमा मालिनी पूरी तरीके से टूट गई थी। उन्हें लगा कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उनकी मां जया चक्रवर्ती को भी इस बात से गहरा धक्का लगा क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। लेकिन फिर इस रिजेक्शन ने हेमा के अंदर एक अलग ही जिद भी पैदा कर दी। उन्होंने तय कर लिया कि वो हार नहीं मानेंगी। उन्होंने अपने डांस पर और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। वो दिन रात रिहर्सल करती थी, अपने एक्सप्रेशन को सुधारती थी। हेमा का ये स्ट्रगल पीरियड लगभग 4 साल तक चला। इस दौरान उन्होंने छोटे मोटे डांस परफॉर्मेंस दिए, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था। बॉलीवुड तो बहुत दूर की बात थी, उन्हें खुद की अपनी होम इंडस्ट्री यानी कि साउथ में भी काम नहीं मिल रहा था। लेकिन उनकी मां जया चक्रवर्ती हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और हेमा को लेकर बॉम्बे आ गई। बॉम्बे की इस अनजान दुनिया में उनके पास न तो कोई गॉडफादर था और न ही कोई पहचान वाला। वो हर रोज स्टूडियो के चक्कर काटती थी, प्रोड्यूसर से मिलती थी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें वो ब्रेक मिला जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1968 में बॉलीवुड के प्रख्यात फिल्म मेकर राज कपूर अपनी फिल्म सपनों का सौदागर बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें एक नई एक्ट्रेस की तलाश थी जो राज कपूर के अपोजिट कास्ट की जा सके। जब उन्होंने हेमा मालिनी को देखा तो उन्हें उनके चेहरे के अंदर एक खास कशिश नजर आई। राज कपूर ने तुरंत हेमा को साइन कर लिया और इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान पहली बार हेमा मालिनी को एक टाइटल दिया गया, ड्रीम गर्ल। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इंडस्ट्री को एक नया चेहरा मिल चुका था।
हेमा मालिनी की सादगी, उनका क्लास, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उनका स्ट्रगल का दौर अब खत्म हो चुका था और स्टारडम का सफर शुरू हो गया था। इसके बाद हेमा मालिनी के पास फिल्मों की लाइन लग गई। साल 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम, जिसमें उनके साथ देव आनंद थे। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी ने हेमा मालिनी को रातों रात बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लीग में खड़ा कर दिया। लोग उनके लुक्स, उनके डांस और उनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए। हर बड़ा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। उन्होंने अंदाज, लाल पत्थर और सीता और गीता जैसी फिल्मों में काम किया। सीता और गीता में उनके डबल रोल ने तो कमाल ही कर दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। हेमा मालिनी अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो बॉलीवुड की एक नंबर 1 फीमेल स्टार बन चुकी थी। इसी फेम और कामयाबी के बीच हेमा मालिनी की पर्सनल लाइफ में भी हलचल होना शुरू हो गया। वो इतनी खूबसूरत और कामयाब थी कि इंडस्ट्री का हर बड़ा एक्टर उनका दीवाना था। और इसी दौरान उनकी जिंदगी में एंट्री हुई बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजीव कुमार की। संजीव कुमार और हेमा मालिनी ने फिल्म सीता और गीता में साथ काम किया था। सेट पर दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। संजीव कुमार हेमा की सादगी और उनके बर्ताव से बेहद प्रभावित थे। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। कम से कम संजीव कुमार की तरफ से तो ऐसा ही था। संजीव कुमार हेमा मालिनी को लेकर बेहद सीरियस थे। वो उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते थे। उन्होंने अपने दिल की बात हेमा मालिनी से कही और उनके घर पर शादी का प्रपोजल भी भिजवाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। जया चक्रवर्ती नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी एक ऐसे इंसान से शादी करे जो उनके तमिल कल्चर से मेल नहीं खाता हो। साथ ही संजीव कुमार की अपनी कुछ पारिवारिक शर्तें भी थी। संजीव कुमार का परिवार चाहता था कि शादी के बाद हेमा मालिनी फिल्मों में काम करना बंद कर दे और एक घरेलू बहू की तरह घर संभाले। हेमा मालिनी और उनकी मां को यह शर्त मंजूर नहीं थी। हेमा अपने करियर के उस मुकाम पर थी जहां वो सब कुछ छोड़कर घर में नहीं बैठ सकती थी। नतीजा ये हुआ कि हेमा मालिनी ने संजीव कुमार से शादी के प्रपोजल को पूरी तरीके से ठुकरा दिया। इस रिजेक्शन ने संजीव कपूर को अंदर से पूरी तरीके से तोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री इंसाइडर का कहना है कि संजीव कुमार इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो हेमा मालिनी के प्यार में इस कदर पागल थे कि उन्होंने जिंदगी भर शादी न करने का फैसला कर लिया। इस घटना के बाद पब्लिक में हेमा मालिनी की इमेज एक ऐसी घमंडी एक्ट्रेस के तौर पर बनने लगी जिसने एक सीधे साधे और बेहतरीन एक्टर का दिल बेरहमी से तोड़ दिया। लोग हेमा को संजीव कुमार की बर्बादी का जिम्मेदार मानने लगे। संजीव कुमार ने खुद को शराब के नशे में डुबो लिया और उनका पूरा जीवन बिखर गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। संजीव कुमार का चैप्टर अभी पूरी तरीके से बंद हुआ भी नहीं था कि हेमा मालिनी की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ये कहानी जुड़ी है बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात साल 1970 में फिल्म तुम हंसी मैं जवान के सेट पर हुई थी। उस वक्त धर्मेंद्र बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े स्टार थे और शादीशुदा थे। उनकी शादी बहुत कम उम्र में प्रकाश कौर से हो चुकी थी और उनके 4 बच्चे थे, सनी, बॉबी, विजेता और अजिता। जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को देखा तो वो उनके प्यार में पूरी तरीके से गिरफ्त हो गए। हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र के चार्म और उनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। शुरुआत में हेमा मालिनी इस रिश्ते को लेकर काफी हिचकिचा रही थी। उन्हें पता था कि धर्मेंद्र शादीशुदा है और समाज एक शादीशुदा मर्द के साथ किसी लड़की के रिश्ते को कभी अच्छे नजर से नहीं देखता। उनकी मां जया चक्रवर्ती भी इस रिश्ते की सख्त खिलाफ थी। वो धर्मेंद्र को अपनी बेटी के आसपास भी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन धर्मेंद्र हार मानने वालों में से नहीं थे। वो हेमा मालिनी के प्यार में इस कदर दीवाने थे कि वो हर वक्त उनके आसपास रहने के बहाने ढूंढते थे। रमेश सिप्पी की आइकॉनिक फिल्म शोले के शूटिंग के दौरान दोनों का प्यार अपने चरम पर था। उस वक्त की कई रिपोर्ट्स बताती है कि धर्मेंद्र फिल्म के कैमरामैन को पैसे देते थे ताकि वो जानबूझकर शॉट्स को रिटेक करवाए, जिससे धर्मेंद्र को हेमा मालिनी को अपने बाहों में पकड़ने का ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। ये सारी बातें धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री में फैल गई। मीडिया में लगातार खबरें आने लगी कि ड्रीम गर्ल एक शादीशुदा आदमी के घर को तोड़ने में लगी हुई है। हेमा मालिनी पर यह आरोप लगने लगे कि वो धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के सुहाग को उजाड़ रही है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रही है। जनता जो हेमा मालिनी को एक देवी की तरह पूजती थी, अब उन्हें एक होम ब्रेकर के रूप में देखने लगी थी। धर्मेंद्र के घर में भारी कलेश चल रहा था। प्रकाश कौर इस रिश्ते से पूरे तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन हेमा मालिनी ने इन सब बातों की परवाह नहीं की। वो धर्मेंद्र के प्यार में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब पीछे हटना उनके लिए नामुमकिन था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का यह अफेयर सालों तक चलता रहा। हेमा पर लगातार समाज, मीडिया और अपने खुद के परिवार का भारी दबाव था। हर कोई उनसे कह रहा था कि वो एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी से दूर हो जाए, लेकिन हेमा ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। इस रिश्ते ने हेमा मालिनी की उस साफ सुथरी ड्रीम गर्ल वाली इमेज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। लोग कहने लगे थे कि हेमा मालिनी सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने प्यार के लिए एक पूरे परिवार की खुशियों की बलि चढ़ा रही है। इसी बीच हेमा मालिनी की जिंदगी में एक और ऐसा वाकया हुआ जिसने विवादों की आग में घी डालने का काम किया।
ये वाकया जुड़ा है बॉलीवुड के मशहूर एक्टर जितेंद्र से। जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के अफेयर की खबरें हर तरफ उड़ रही थी और हेमा का परिवार इस रिश्ते से बेहद परेशान था, तब हेमा की मां जया चक्रवर्ती ने एक चाल चली। वो चाहती थी कि हेमा जल्द से जल्द किसी ऐसे इंसान से शादी कर ले जो कुंवारा हो और उसके स्टेटस के बराबर हो। उनकी नजर जितेंद्र पर पड़ी। जितेंद्र भी हेमा मालिनी को बहुत पसंद करते थे। जया चक्रवर्ती ने जितेंद्र के परिवार से बात की और दोनों परिवारों की सहमति से हेमा और जितेंद्र की शादी तय कर दी गई। ये शादी बेहद गुपचुप तरीके से मद्रास, जो कि आज चेन्नई है, में होने वाली थी। जितेंद्र और उनका परिवार मद्रास पहुंच चुके थे। हेमा मालिनी भी वहां पर मौजूद थी। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी कि अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। धर्मेंद्र को इस गुप्त शादी की भनक लग गई। धर्मेंद्र गुस्से से पागल हो गए। वो तुरंत जितेंद्र कपूर के मंगेतर शोभा कपूर, जो कि उस वक्त जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी, जिनसे जितेंद्र ने शादी करने का वादा किया था, को अपने साथ लिया और मद्रास जाने वाली अगली फ्लाइट पकड़ ली। धर्मेंद्र और शोभा कपूर सीधे उस होटल में पहुंचे जहां शादी होने वाली थी। वहां पहुंचकर धर्मेंद्र ने भारी हंगामा मचा दिया। वो पूरे तरीके से नशे में थे और उन्होंने हेमा मालिनी के कमरे में जाकर उन्हें खूब भला बुरा कहा। उन्होंने हेमा से साफ कह दिया कि वो ये शादी नहीं होने देंगे। जितेंद्र और उनका परिवार इस तमाशे से बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। शोभा कपूर ने भी जितेंद्र को काफी खरी खोटी सुनाई। इस हाई प्रोफाइल ड्रामे का नतीजा ये हुआ कि हेमा मालिनी ने ऐन वक्त पर जितेंद्र से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। जितेंद्र की बारात दरवाजे से वापस लौट गई। इस घटना ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। जितेंद्र जैसे बड़े स्टार की इज्जत सरेआम नीलाम हो गई थी। मीडिया में हेमा मालिनी को एक ऐसी औरत के तौर पर पेश किया गया जो मर्दों की भावनाओं और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करती है। आरोप लगे कि हेमा ने पहले संजीव कुमार का दिल तोड़ा, फिर धर्मेंद्र के प्यार के चक्कर में जितेंद्र की जिंदगी और इज्जत का मजाक बना दिया। जितेंद्र इस अपमान को कभी भूल नहीं पाए और उन्होंने तुरंत वापस आकर शोभा कपूर से शादी कर ली। लेकिन हेमा मालिनी एक बार फिर से विवादों के केंद्र में थी। लोग उन्हें एक बेहद ही मैनिपुलेटिव और मतलबी इंसान के तौर पर देखने लगे थे, जो अपनी मर्जी के आगे किसी की परवाह नहीं करती। जितेंद्र के साथ शादी टूटने के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब दोनों ने ये तय कर लिया था कि वो दुनिया की परवाह किए बिना एक साथ रहेंगे। लेकिन कानूनी तौर पर ये इतना आसान नहीं था। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और प्रकाश कौर किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र को तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि वो अपने बच्चों के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए धर्मेंद्र को कभी आजाद नहीं करेंगी। ऐसे में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरे देश को चौंका दिया। साल 1980 में दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान रख लिया और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा बी रख लिया। इसके बाद दोनों ने निकाह कर लिया ताकि धर्मेंद्र को अपनी पहली पत्नी को तलाक देना ना पड़े और कानूनन उनकी दूसरी शादी भी मान्य हो जाए। इस निकाह के तुरंत बाद उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से भी शादी की, लेकिन इस्लाम कबूल करने की इस खबर ने समाज में एक बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। जनता इस बात से बेहद नाराज थी कि देश के दो बड़े स्टार्स ने सिर्फ अपनी पर्सनल चाहत को पूरा करने के लिए धर्म का इस तरीके से इस्तेमाल किया। रूढ़िवादी संगठनों और आम लोगों ने हेमा मालिनी की कड़ी आलोचना की। उन्हें एक ऐसी विलन के तौर पर देखा जाने लगा जिसने न सिर्फ एक परिवार उजाड़ा बल्कि अपनी जिद के लिए कानूनी और धार्मिक रास्तों का भी गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके इस्तेमाल किया। प्रकाश कौर और उनके बच्चे सनी और बॉबी देओल इस शादी से बेहद आहत थे। सनी देओल उस वक्त काफी बड़े हो चुके थे और रिपोर्ट्स बताती है कि वो इस शादी से इतनी ज्यादा गुस्सा थे कि उनके और धर्मेंद्र के बीच के रिश्ते कई सालों तक बेहद तनावपूर्ण रहे। हेमा मालिनी को देओल परिवार में कभी भी वो दर्जा नहीं मिला जो एक बहू का होता है। उन्हें हमेशा एक बाहरी औरत और एक घर तोड़ने वाली महिला के रूप में ही देखा गया। शादी के बाद भी हेमा मालिनी की जिंदगी में विवादों का सिलसिला थमा नहीं। साल 1970 के दशक के आखिरी सालों और 1980 के दशक की शुरुआत में हेमा मालिनी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम कर रही थी, जैसे प्रेम नगर, महबूबा और पलकों की छांव। उस दौर में राजेश खन्ना का स्टारडम धीरे धीरे ढल रहा था और अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो चुका था। राजेश खन्ना अपनी असफलताओं के कारण काफी चिड़चिड़े हो गए थे और सेट पर अक्सर लेट आते थे। इंडस्ट्री इनसाइडर और उस वक्त की मैगजीन की रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा मालिनी को राजेश खन्ना का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हेमा खुद वक्त की बेहद पाबंद थी और अनुशासन में रहती थी। आरोप है कि हेमा मालिनी ने ढलते हुए सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ सेट पर बेहद रूखा और अनप्रोफेशनल बर्ताव करना शुरू कर दिया था। वो उनके लेट आने पर सरेआम अपनी नाराजगी जाहिर करती थी और कई बार उनके साथ शॉट देने से नखरे दिखाती थी। राजेश खन्ना, जो खुद को बॉलीवुड का शहंशाह मानते थे, उनके लिए एक फीमेल को स्टार का ऐसा बर्ताव उनके घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। कहा जाता है कि हेमा मालिनी के इस रूड एटीट्यूड ने राजेश खन्ना की ईगो को बुरे तरीके से हर्ट किया और वो अंदर से काफी टूट
गए। मीडिया ने हेमा को एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर पोर्ट्रे किया जो उगते हुए सूरज को सलाम करती है और जिसका अपने को स्टार के प्रति कोई भी सम्मान नहीं है। लोग कहने लगे कि जब राजेश खन्ना का दौर था तब हेमा उनके आगे पीछे घूमती थी, लेकिन जैसे ही उनका स्टारडम कम हुआ हेमा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। इस विवाद ने हेमा की प्रोफेशनल इमेज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। फिर धर्मेंद्र से शादी करने के बाद हेमा मालिनी की जिंदगी में एक और नया फेज शुरू हुआ। उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया, ईशा देओल और आहाना देओल। लेकिन धर्मेंद्र के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी आमतौर पर होती है। धर्मेंद्र कभी भी पूरी तरीके से हेमा मालिनी के साथ नहीं रह पाए। वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और अपने बेटों सनी और बॉबी के साथ भी वक्त बिताते थे। हेमा मालिनी को हमेशा एक अलग घर में रहना पड़ा। वो धर्मेंद्र की पत्नी तो थी, लेकिन देओल परिवार के किसी भी पारिवारिक समारोह या इवेंट में उन्हें कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाता था। ये एक सुपरस्टार के लिए बेहद आपत्तिजनक स्थिति थी। पूरी दुनिया के सामने ड्रीम गर्ल कहलाने वाली हेमा मालिनी अपने ही पति के परिवार के लिए एक अछूत जैसी थी। सनी देओल और बॉबी देओल ने कभी भी हेमा को अपनी मां का दर्जा देना तो दूर, उन्हें ढंग से स्वीकार भी नहीं किया। ये बात तब और खुलकर सामने आई जब ईशा देओल की शादी हुई। ईशा देओल की शादी में देओल परिवार का कोई भी सदस्य, न तो सनी देओल और न ही बॉबी देओल शामिल हुए। धर्मेंद्र वहां मौजूद थे, लेकिन वो भी काफी असहज थे। मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला। हेमा मालिनी पर सालों से जो होम ब्रेकर का टैग लगा था वो इस घटना से और ज्यादा गहरा हो गया। लोग कहने लगे कि हेमा मालिनी ने चाहे जितने भी शोहरत कमा ली हो, लेकिन उन्हें वो सम्मान कभी भी नहीं मिल पाया जो एक कानूनी और पहली पत्नी को मिलता है। हेमा मालिनी को इस सामाजिक और पारिवारिक बहिष्कार का सामना अकेले ही करना पड़ा। उन्होंने हमेशा कैमरे के सामने मुस्कुराकर इस दर्द को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सच सबके सामने था। साल 1990 के दशक में हेमा मालिनी का फिल्मी करियर धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा था। उन्होंने फिल्मों में कैरेक्टर रोल करना शुरू कर दिया था, जैसे बागबान और वीर ज़ारा। इन फिल्मों में उनके काम को काफी सराहा गया, लेकिन अब वो मेन स्ट्रीम की हीरोइन नहीं रही थी। इसी दौरान उन्होंने राजनीति की तरफ रुख किया। साल 2004 में वो आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गई। उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और बाद में वो मथुरा से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी। लेकिन राजनीति की इस डगर पर भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मथुरा की जनता और विपक्ष ने उन पर लगातार आरोप लगाया कि वो एक विदेशी सांसद की तरह बर्ताव करती है। वो सिर्फ चुनाव के वक्त मथुरा आती है, किसानों के साथ खेतों में तस्वीर खिंचवाती है और चुनाव जीतने के बाद वापस मुंबई के अपने आलीशान घर में वापस लौट जाती है। उन पर मथुरा के विकास की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगे। कई बार इंटरव्यू के दौरान जब उनसे मथुरा की समस्याओं के बारे में पूछा गया तो वो उन सवालों के सही जवाब तक नहीं दे पाई, जिससे पब्लिक में मैसेज गया कि उन्हें अपने क्षेत्र की जमीनी हकीकत का कोई भी अंदाजा नहीं है। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब साल 2016 में मथुरा के जवाहर बाग में एक बहुत बड़ा हिंसक दंगा हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मियों और आम लोगों की जान चली गई। पूरा देश इस घटना को लेकर स्तब्ध था, लेकिन उसी दौरान हेमा मालिनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी एक फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें शेयर कर दी। इस अनसेंसिटिव व्यवहार के लिए उनकी पूरे देश में थू-थू हुई। लोगों ने कहा कि जब उनका संसदीय क्षेत्र जल रहा है तब उनकी सांसद मुंबई में बैठकर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही है। इस घटना ने उनकी राजनीतिक साख को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया। विवादों का ये सिलसिला यही नहीं रुका। हेमा मालिनी पर सरकारी जमीनों के घपले के भी गंभीर आरोप लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने हेमा मालिनी के डांस अकेडमी के लिए मुंबई के ओशिवारे जैसे पोश इलाके में करोड़ रुपए की जमीन मात्र 70,000 रुपए में अलॉट कर दी थी। ये खबर जैसे ही मीडिया में आई एक बहुत बड़ा स्कैम का रूप ले लिया। आरटीआई एक्टिविस्ट और विपक्ष ने हेमा मालिनी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके जनता के पैसे और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया है। यह आरोप लगाया गया कि एक इतनी अमीर और कामयाब एक्ट्रेस जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो सरकार से इतनी कौड़ियों के भाव में जमीन कैसे ले सकती है। इस लैंड अलॉटमेंट कंट्रोवर्सी ने हेमा मालिनी की इमेज को एक भ्रष्ट और लालची राजनेता के तौर पर पेश किया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और हेमा मालिनी को भारी पब्लिक आउटक्राई का सामना करना पड़ा। हेमा मालिनी की जिंदगी का ये वो दौर था जहां उनकी सालों की कमाई हुई इज्जत और स्टारडम इस राजनीतिक कीचड़ में धुंधला पड़ जा रहा था। जो लोग कभी उनकी एक झलक के लिए दीवाने रहते थे, अब उन्हें एक स्वार्थी और अपना पोजीशन का फायदा उठाने वाली सेलिब्रिटी के रूप में देख रहे थे। हेमा मालिनी की लाइफ का ग्राफ अब पूरे तरीके से बदल चुका था। वो ड्रीम गर्ल से एक विवादित राजनेता बन चुकी थी। और फिर आया साल 2015 जब हेमा मालिनी की जिंदगी में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पूरे तरीके से हिलाकर रख दिया। 2 जुलाई 1915 को हेमा मालिनी की मर्सिडीज कार राजस्थान के दौसा में एक ऑल्टो कार से टकरा गई। ये एक्सीडेंट बेहद ही खतरनाक था। इस हादसे में ऑल्टो कार में सवार एक 2 साल की मासूम बच्ची की मौके पर ही हो गई और उनके परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हेमा मालिनी को भी चेहरे पर गंभीर चोटें आई और उन्हें तुरंत जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।
लेकिन इस हादसे के बाद जो हुआ उसने हेमा मालिनी को पूरे तरीके से देश के सामने एक बहुत बड़ी विलन बना दिया। आरोप लगे कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद हेमा मालिनी के स्टाफ और उनके लोगों ने सिर्फ हेमा को बचाने और उन्हें अस्पताल ले जाने की फिक्र जताई। उन्होंने उस गरीब परिवार की सुध तक नहीं ली जो सड़क पर तड़प रहा था। अगर उस बच्ची को वक्त पर इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स पर हेमा मालिनी के खिलाफ नफरत की एक बाढ़ आ गई। लोगों ने उन्हें बेहद अमानवीय, क्रूर, वीआईपी सिंड्रोम से ग्रस्त महिला कहा। बच्ची के पिता ने मीडिया के सामने आकर रोते हुए कहा कि हमारी बच्ची सड़क पर पड़ी रही, लेकिन मैडम अपनी मर्सिडीज से चली गई। इस बयान ने हेमा मालिनी की इमेज को पूरे तरीके से मटिया-मेट कर दिया। हालांकि बाद में हेमा मालिनी ने इस पर सफाई देते हुए बच्ची के पिता पर ही आरोप लगा दिया कि अगर उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन किया होता तो ये हादसा होता ही नहीं। इस इनसेंसिटिव बयान ने आग में घी डालने का काम किया और जनता की नजरों में हेमा मालिनी का सम्मान पूरे तरीके से खत्म हो गया। हेमा मालिनी की जिंदगी की ये सारे विवाद, चाहे वो संजीव कुमार का दिल तोड़ना हो, जितेंद्र की शादी मंडप से वापस लौटना हो, धर्मेंद्र के साथ धर्म बदलकर शादी करना हो या फिर ये हालिया एक्सीडेंट कंट्रोवर्सी, इन सब ने मिलकर उनकी ड्रीम गर्ल वाली इमेज को पूरे तरीके से बदलकर रख दिया था। लेकिन अब हम इन सारी कहानियों को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या सचमुच हेमा मालिनी वो विलन थी जो मीडिया और समाज ने हमें दिखाई। अगर हम बात करते हैं संजीव कुमार की, मीडिया ने चिल्ला चिल्लाकर कहा कि हेमा मालिनी ने संजीव कुमार का दिल तोड़ा, उन्हें शराबी बनने पर मजबूर किया। लेकिन अनदेखे फैक्ट्स ये बताते हैं कि संजीव कुमार का परिवार एक रूढ़िवादी गुजराती परिवार था। उनकी शर्त थी कि शादी के बाद हेमा मालिनी अपनी फिल्मों में काम करना छोड़ देगी और घर संभालेगी। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसने 15 साल की उम्र से दिन रात मेहनत की, अपनी माँ के कड़े अनुशासन को सहा सिर्फ इसलिए कि वो एक महान कलाकार बन सके, वो एक शादी के लिए अपने पूरे वजूद को कैसे मिटा देती। हेमा मालिनी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक ऐसी शादी से इनकार किया जो उनके आत्मसम्मान और उनके करियर की कीमत की मांग कर रही थी। संजीव कुमार की बर्बादी का कारण उनका अपना अकेलापन और उनका पारिवारिक जिद थी, न कि हेमा मालिनी का रिजेक्शन। अब आते हैं जितेंद्र वाले विवाद पर। आरोप लगा कि हेमा ने जितेंद्र की इज्जत का मजाक उड़ाया, लेकिन टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। हेमा मालिनी कभी जितेंद्र से शादी करना ही नहीं चाहती थी। ये शादी उनकी मां जया चक्रवर्ती जबरदस्ती करवा रही थी क्योंकि वो धर्मेंद्र से हेमा का पीछा छुड़ाना चाहती थी। हेमा मालिनी उस वक्त एक भारी मानसिक दबाव में थी। जब ऐन वक्त पर धर्मेंद्र वहां पर पहुंचे तो हेमा को अपनी मां के दबाव से निकलने का रास्ता मिल गया। उन्होंने शादी से इनकार करके किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि खुद को एक ऐसी शादी में फंसने से बचाया जहां वो कभी खुश नहीं रह पाती। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, धर्मेंद्र के साथ शादी और धर्म परिवर्तन। समाज ने उन्हें होम ब्रेकर कहा, लेकिन क्या एक औरत अकेले किसी का घर तोड़ सकती है? धर्मेंद्र एक मैच्योर शादीशुदा मर्द थे, 4 बच्चों के बाप थे। वो हेमा मालिनी के प्यार में इस कदर पागल थे कि वो उनके घर के चक्कर काटते थे। हेमा मालिनी ने सालों तक धर्मेंद्र को अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन धर्मेंद्र की जिद और उनके सच्चे प्यार के आगे वो हार गई। धर्म परिवर्तन का फैसला भी धर्मेंद्र का था ताकि वो कानूनी पचड़ों से बच सके। समाज ने सारा ठिकरा एक औरत के सिर पर फोड़ दिया, जबकि धर्मेंद्र को ही मैन कहकर उनकी मर्दानगी के कसीदे पड़े जाते रहे। क्या ये समाज का दोगलापन नहीं था? राजेश खन्ना के साथ उनके कथित बुरे बर्ताव की सच्चाई भी यही थी कि हेमा मालिनी एक बेहद ही प्रोफेशनल और अनुशासित एक्ट्रेस थी। अगर कोई सुपरस्टार सेट पर घंटों लेट आता और पूरी यूनिट का वक्त बर्बाद करता तो उस पर नाराजगी जाहिर करना अनप्रोफेशनल नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन क्योंकि राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे, इसलिए एक महिला का उनके सामने आवाज उठाना उनके ईगो को बर्दाश्त नहीं हुआ। राजनीति और लैंड स्कैम के आरोपों को भी अगर ध्यान से देखें तो हेमा मालिनी ने मथुरा के लिए कई विकास के कार्य किए, लेकिन मीडिया ने सिर्फ उनके विवादों को हाईलाइट किया। जवाहर बाग कांड के वक्त जो तस्वीरें उन्होंने शेयर की थी वो उनके पीआर स्टाफ की एक गलती थी, जिसके लिए उन्होंने तुरंत माफी भी मांगी थी। और जहां तक मुंबई में डांस एकेडमी के लिए जमीन का सवाल है, वो जमीन उन्हें एक नामचीन क्लासिकल डांसर के तौर पर संस्कृति को बढ़ाने के लिए अलॉट की गई थी, न कि किसी पर्सनल कमर्शियल फायदे के लिए। आखिर में साल 2015 का वो भयानक कार एक्सीडेंट मीडिया ने हेमा मालिनी को एक निर्दयी वीआईपी की तरह पेश किया, लेकिन हकीकत ये थी कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद हेमा मालिनी खुद लहूलुहान थी। उनके चेहरे पर गहरी चोट आई थी और वो खुद सदमे में थी। एक घायल और एक बेहोशी की हालत में एक इंसान ये तय नहीं कर सकता कि बाकी घायलों को कौन सी गाड़ी में ले जाया जाए। ये काम वहाँ मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों का होता है, लेकिन मीडिया को एक सनसनीखेज हेडलाइन चाहिए थी और उन्होंने एक घायल बुजुर्ग महिला को देश का सबसे बड़ा विलन बना दिया। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, हेमा मालिनी ने इस पूरी जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया? उन्होंने स्टारडम पाया, लेकिन एक आम पारिवारिक सुख हमेशा के लिए खो दिया। उन्होंने प्यार पाया, लेकिन उसके साथ मिलने वाला समाज का सम्मान खोया। आज साल 2026 में हेमा मालिनी 77 साल की हो चुकी है। वो आज भी बेहद खूबसूरत है और अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखती है। अगर हम उनके दौर की दूसरी को स्टार से उनकी तुलना करें, जैसे रेखा, राखी या शर्मिला टैगोर, तो हमें साफ समझ में आता है कि हेमा मालिनी ने खुद को वक्त के साथ कैसे बदला। रेखा जहां पूरे तरीके से फिल्मों और लाइमलाइट से दूर एक रहस्य
आनंदमय जिंदगी जी रही है, वहीं शर्मिला टैगोर ने अपने परिवार और फिल्मों के बीच एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाया। हेमा मालिनी ने इन सबसे अलग रास्ता चुना। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और खुद को पब्लिक लाइफ में एक्टिव रखा। उनकी हार या पीछे छूट जाने की वजह ये नहीं थी कि उनके पास काम नहीं था, बल्कि उनकी कंट्रोवर्शियल पर्सनल लाइफ ने उनके करियर के फैसलों को हमेशा प्रभावित किया। उन्होंने फिल्मों से ज्यादा अपने डांस और अपने राजनीतिक पोजीशन को अपनी कमाई का जरिया बनाया। आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो विज्ञापनों और स्टेज शो से मोटी कमाई करती है। उनकी लेगेसी आज भी भारतीय सिनेमा में बेहद मजबूत है। लोग उन्हें आज भी ड्रीम गर्ल के रूप में याद करते हैं। उनके क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस की सराहना की जाती है और उनके फैंस आज भी उनके फिल्मों के दीवाने हैं। लेकिन इस सम्मान के साथ हमेशा एक पर लगा रहता है, वो एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर याद की जाएंगी जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, चाहे उसके लिए उन्हें समाज के नियमों को ही क्यों ना तोड़ना पड़ा हो। तो आपको क्या लगता है, क्या हेमा मालिनी वाकई एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी खुशियों के लिए दूसरों के परिवारों और भावनाओं की परवाह नहीं की थी, या फिर वो खुद इस पुरुष प्रधान समाज और मीडिया के नैरेटिव की एक बहुत बड़ी शिकार थी जिसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने अपने दिल की बात सुनी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।